लोक नृत्य की परंपरा यदि देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्यों से बहुत ही पुराना है। यदि आप शास्त्रीय नृत्य का ओर छोर देखना चाहें, ओरिजिन मतलब कब से और कहाँ से प्रारंभ हुआ, जैसे कथक देखा है, उत्तर प्रदेश का जो एक शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो इसका ओरिजिन विशेष करके जो मध्यकालीन था, ठीक है, उसमें मंदिर में कथा को, ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए एक बॉडी का हाव भाव जो फिजिकल गेस्चर था उसके माध्यम से मंदिर में कथा को प्रदर्शित करने की परंपरा मध्यकालीन से चली। यानी जो आपका लोक नृत्य होगा, ठीक है, वो शास्त्रीय नृत्य से बहुत ही पुराना होगा। लोक नृत्य कब से प्रैक्टिस किया जा रहा है, लगभग इसका आपको ओर छोर किसी भी जनजाति में आप जाएंगे तो बहुत प्राचीन मिलेगा। हो सकता है आपको उसका पता भी नहीं चले कि ये कब से परफॉर्म किया जा रहा है उस समुदाय के द्वारा, किसी जनजाति के द्वारा। प्रत्येक राज्य में जो जनजाति या अन्य समुदाय होती हैं उनके द्वारा एक विशेष प्रकार की, मतलब सबका एक अलग अलग अपना लोक नृत्य होता है। ठीक है, आप कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब राज्य में कहीं भी जाएंगे तो सब राज्य में एक अपने अपने जनजातियों के द्वारा, उनके द्वारा जो, या उनके राज्य में अन्य समुदाय हैं उनके द्वारा लोक नृत्य का परफॉर्म किया जाता है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जनजातियों के द्वारा कुछ प्रमुख लोक नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल समग्र अध्ययन की एक श्रृंखला चल रहा है, इसमें आपका स्वागत है। ठीक, इसमें हम आज उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, हर एक क्षेत्र में अलग अलग लोक नृत्य, अगर पूर्वी क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ पे लोक नृत्य कुछ अलग तरीके से है, या बुंदेलखंड में कुछ अलग है, ब्रज वाले क्षेत्र में अलग है। ठीक है, तो ये क्षेत्र वाइज मतलब उत्तर प्रदेश के जो भी लोक नृत्य हैं, आने वाले सारे एग्जाम जो भी होंगे यूपी पीसीएस के द्वारा या यूपी ट्रिपल एस या उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, इनके लिए ये लोक नृत्य वाला जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूपी पीसीएस मेंस में और आरओ प्री में इससे अच्छे खासे टॉपिक पूछे जाते हैं। या तो अन्य जो भी एग्ज़ाम देखेंगे उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंटेम्प्ट कराए जाते हैं उसमें भी लोक नृत्य से प्रश्न पूछा जाता है। आइए तो स्टार्ट करते हैं इसको। ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य, ठीक है, जैसे हम अभी बात किए थे आगे इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है, ये लगभग 16वां वीडियो होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल का। तो जैसे एक परंपरा होती है किसी भी क्षेत्र की, जैसे किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा को संरक्षित करना, ठीक है, सांस्कृतिक और सभ्यता, मतलब संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित करना, या उस क्षेत्र में जो भी उनकी अपनी मूल परंपराएं हैं, मान्यता हैं, उसको संरक्षित करने के लिए जनजातियों के द्वारा लोक नृत्य का परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, एक और है, दूसरी तरफ इस लोक नृत्य के माध्यम से अर्थव्यवस्था में भी कुछ न कुछ बूस्ट मिलता है, जैसे कि इससे से भी लोगों को कुछ कई तरह के रोजगार उपलब्ध हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब यही एक लाइन में कहा जाए तो लोक नृत्य के बहुत सारे परंपराएं, कुछ सांस्कृतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी लोक नृत्य का महत्व है। ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्र के बारे में लोक नृत्य देखते हैं। इस वीडियो में हम लोक नृत्य और जो संगीत घराने हैं उनके बारे में विशेष करके चर्चा करेंगे। लोक नृत्य से प्रारंभ करते हैं। ब्रज क्षेत्र का जो लोक नृत्य है, देखिए, चारकूला बड़ा नृत्य, ठीक है, ब्रज क्षेत्र में इस तरह का जो लोक नृत्य, चारकूला हो गया, बड़ा नृत्य हो गया, राधा के जन्म से संबंधित है। ठीक है, चारकूला या जो बड़ा नृत्य या घड़ा नृत्य, ठीक है, इसको सॉरी घड़ा नृत्य कहते हैं, बड़ा नृत्य नहीं, घड़ा नृत्य। ठीक है, चारकूला कहिए या घड़ा नृत्य कहिए, राधा के जन्म से संबंधित है। बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं, फिर उसके उसे मतलब जो एक बैलगाड़ी होगा या तो रथ का पहिया होगा, उसको अपने सर पे लोग रख लेंगे। ठीक है, उसको रख करके नृत्य करते हैं। मतलब यह नृत्य होली के दूज पर, ठीक है, रसिया लोकगीत के साथ किया जाता है। मतलब होली का जो दूज होगा, ठीक है, दूज होगा दूसरा दिन, उस पर रसिया लोकगीत के साथ किया जाता है। ठीक है, मयूर नृत्य देखते हैं। मयूर नृत्य, इस नृत्य से मयूर के पंख से बने, ठीक है, विशिष्ट परिधान को पहन करके किया जाता है। देखिए, इसके विषय में राधा कृष्ण के प्रेम का प्रसंग है। ठीक है, जो भी लोक नृत्य होती है, देखिए किसी भी समाज में यदि कोई लोक नृत्य है, ठीक है, कोई संगीत परंपरा है, ठीक है, तो वो किसी न किसी चीज़ को इंगित करता है, किसी न किसी उनके परंपरा से वो उद्भूत हुआ है। ठीक है, लोक नृत्य हो गया, लोक कथा हो गया, कोई भी प्रचलित है तो उनके समाज में चलने वाली उस समय जो चलने वाली परंपरा है उससे उभर करके ये चीज़ें आई हुई हैं। तो जैसे अभी हम बताएं कि जैसे मान ली इस वाले लोक नृत्य में क्या होता है कि मयूर का पंख लोग पहन करके, मतलब मयूर के एक विशिष्ट तरह के मयूर का पंख लगा के कपड़े बनाएंगे, तो मयूर का कपड़ा बनाने वाला कोई और है। ठीक,
उसको पहनने वाला कोई और है, ठीक है, और उसको बेचने वाला कोई और है। मतलब एक तरह से देखिए अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ रहा है, जुड़ा है कि नहीं। अगर किसी भी क्षेत्र में इस तरह का मयूर नृत्य लोग कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में जो नृत्य करने वाले, मतलब जहाँ पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कलाकार हैं, उनको भी एक रोजगार के साधन मिल गए हैं। या तो जो मयूर का पंख से जो कपड़े उस तरह के परिधान बना रहा है उसको भी, जो उसको मार्केट में ला करके बेच रहा है उसको भी एक तरह से आप अर्थव्यवस्था से जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, रास नृत्य के बारे में देखिए, इसे रासलीला, ठीक है, रासलीला के मैदान की जाती है। कह रहा है कि इसे रासलीला के दौरान किया जाता है, सॉरी, रासलीला जब होता है उसके दौरान रास नृत्य किया जाता है। झूला नृत्य, यह नृत्य जो कि श्रावण माह में, ठीक है, मंदिरों में किया जाता है। जो रास नृत्य होगा रासलीला, रासलीला के दौरान किया जाता है। ठीक है, रासलीला के दौरान किया जाता है। देखिए ये रामलीला नहीं है, ध्यान दीजिए, रामलीला नहीं, रासलीला के दौरान रास नृत्य किया जाता है। झूला नृत्य जो कि यह नृत्य सावन माह में, श्रावण माह में जो बरसात वाला मौसम होता है उस समय मंदिरों में इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। बुंदेलखंड के लोक नृत्य, देखिए आए दिन किसी न किसी एग्जाम में बुंदेलखंड के जो लोक नृत्य होते हैं उसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी कई तरह के नृत्य होते हैं जो विशेष करके जनजातियों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ख्याल नृत्य के बारे में देखें, यह नृत्य पुत्र के जन्म पर, जो ख्याल नृत्य है उस क्षेत्र में पुत्र के जन्म पर किया जाता है, मतलब पुत्र के जन्म के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को करने की क्या उनकी परंपरा है। बांस के रंगीन कागज से बना एक मंदिर अपने सिर पर पे रख करके लोग नाचते हैं। ठीक है, जो ख्याल नृत्य है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्म के उत्सव पर करते हैं। इस नृत्य में लोग करते क्या है, विशेष उनका विशेषता क्या है कि बांस, ठीक है, बांस से और रंगीन कागजों से एक मंदिर बना लेंगे, उस मंदिर को अपने सर पर लेकर करके नाचते होंगे। आप अगर प्रयागराज में होंगे तो देखेंगे वो लोग गांव वगैरह से आते हैं कि बांस को एक अच्छी तरीके से सजा करके उसमें झंडा वगैरह बना करके 2-3 लोग लेकर के उसको चलते हैं। एक तरह से वो भी कहीं ना कहीं किसी के समुदाय के, किसी समुदाय की परंपरा का ही वो भी हिस्सा ही है। ठीक है, लठमार नृत्य के बारे में देखिए, दिवाली के अवसर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, ख्याल नृत्य हो गया जन्म उत्सव के समय पे। लठमार नृत्य ये दिवाली के अवसर के समय बुंदेलखंड क्षेत्र में भी किया जाता है। सौरा या सोहरा नृत्य फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है। मतलब सौरा नृत्य हो गया या तो सोहरा कहिए, सौरा कहिए या सोहरा कहिए, जब फसल की कटाई होती है तो उस समय इसको किया जाता है। जैसे कि फसल की कटाई के समय केरल में ओणम होता है, ठीक है, असम वगैरह में बिहू होता है, पंजाब वगैरह में लावड़ी नृत्य होता है। ठीक है, ये भी जो नृत्य फसल की कटाई के अवसर पर ही किया जाता है। इसी तरह से हमारे बुंदेलखंड में जो फसल की कटाई होती है उस समय सौरा या सोहरा नृत्य किया जाता है। धुरिया नृत्य कहार जाति के पुरुष स्त्री का वेश धारण करके करते हैं। जो धुरिया नृत्य है ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। और जो उस क्षेत्र में कहार जाति के लोग हैं वो पुरुष, ठीक है, जो पुरुष समुदाय पुरुष लोग होते हैं वो स्त्री का वेश धारण करके, मतलब स्त्री का परिधान पहन करके इस नृत्य का परफॉर्म करते हैं, मतलब इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। देवी नृत्य ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का ही नृत्य है। विवाह के अवसर पर धोबी समुदाय के द्वारा, ठीक है, विवाह विवाह के अवसर पर धोबी समुदाय के द्वारा देवी नृत्य का प्रचलन किया जाता है। ठीक है, धुरिया समुदाय आप देखिए कहार जाति के, कुम्हार कहिए या कहार जाति, उसके द्वारा धुरिया नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, मतलब प्रैक्टिस किया जाता है। जो देवी नृत्य है ये विवाह के अवसर पर धोबी समुदाय के द्वारा देवी नृत्य किया जाता है। दीवारी पाई दंडा नृत्य ये पूछा गया है, ठीक है, ये पीसीएस में एक बार पूछा गया था इसको। दीवारी, ठीक है, पाई दंडा नृत्य, ठीक है, भगवान कृष्ण पर केंद्रित है। ठीक है, मतलब भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित यह नृत्य दीवारी या पाई दंडा नृत्य। इस नृत्य को गुजरात के डांडिया नृत्य की समानता हो, मतलब गुजरात को जो डांडिया नृत्य होता है इसमें दो लोग एक छोटे छोटे डंडे लेकर के हाथ में एक दूसरे से आप देखेंगे ताल मिलाते हुए किसी नृत्य को परफॉर्म करते हैं, मतलब उसका प्रदर्शन करते हैं, वो नृत्य करते हैं, मतलब हाथ में दोनों लोग डंडे लिए रहते हैं, दो लोग, ठीक है, स्त्री हो गया पुरुष हो गया, ठीक है, तो उसी नृत्य से मतलब मिलता जुलता है। कौन सा, पाई दंडा नृत्य या तो दीवारी पाई दंडा नृत्य जो बुंदेलखंड क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित है। एक तरह से आप खेल समझ लीजिए इसको। राई नृत्य ये भी पूछा गया है। यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में, ठीक है, मयूर नृत्य से समानता खाता है। जो राई राई नृत्य है, ठीक है, ब्रज क्षेत्र में, ठीक है, देखिए राई नृत्य कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। मयूर नृत्य के समान इसमें भी कुछ
लक्षण होते हैं। जो मयूर नृत्य में जैसे कि मयूर का लोग वेश धारण करके उस तरह के जैसे मयूर नृत्य करता है, उस तरह से शरीर का हाव भाव बना करके लोग नृत्य करते हैं, उसी तरह से राई नृत्य में भी होता है। और राई नृत्य की विशेषता एक और है कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। दीप नृत्य, नर्तक अपने सिर पर दीप से भरा एक थाली रख करके नृत्य करता है। देखिए नाम से ही लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा ही होगा। दीप नृत्य, एक जो नर्तक होगा अपने सर पर दीप से भरा हुआ एक थाली लेगा, मतलब एक थाली ले लेगा, उसमें दीपक को सजा लेगा और उसको जला करके अपने सर पे रख करके नृत्य करता है। एक घड़ा नृत्य होता है, घड़ा नृत्य भी कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है। कनारा नृत्य देख लीजिए, धोबी समुदाय के द्वारा विवाह के अवसर पर कनारा नृत्य किया जाता है। ठीक। बरेड़ी नृत्य अहिर समुदाय के द्वारा, ठीक है, लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन करके करते हैं। मतलब कनारा नृत्य होगा धोबी समुदाय के द्वारा, बरेड़ी नृत्य ये भी धोबी समुदाय के द्वारा लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन करके परफॉर्म करते हैं। देखिए ये भी सारा का सारा हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का नृत्य। अभी एक बार और रिवीजन कर देंगे। कार्तिक नृत्य, कृष्ण और गोपी का जो अभियन, ठीक है, अभिनय किया जाता है। मतलब इसमें क्या होगा, कार्तिक नृत्य में कृष्ण और गोपी का दो लोग रूप धारण कर लेंगे, वेश धारण कर लेंगे और उनके द्वारा हाव भाव करने की चेष्टाएं करते हैं। ठीक है, जैसे उस समय आपके कृष्ण लीला वगैरह में, ठीक है, जैसे चर्चा की गई उस तरह का ये लोग एक तरह से नाटक के रूप में उसको प्रदर्शन करते हैं। घोड़ा नृत्य, ये संगीत के धुन पर घोड़ों के साथ किया जाता है। ठीक है, घोड़ा नृत्य विशेष करके इसमें एक कठघोड़वा नृत्य भी होता है। ठीक है, कठघोड़वा नृत्य आप देखे होंगे, लोग एक बांस का घोड़े के आकार का, चूंकि उस पर बांस की पट्टी बना बना करके बना लेते हैं और उसमें कपड़ा पहना करके ऊपर से उसको पहन लेते हैं और फिर उस पर डांस करते हैं। ठीक है, घोड़ा नृत्य, कार्तिक नृत्य, ठीक है, बहेड़ी नृत्य, कनारा नृत्य, दीप नृत्य, राइत नृत्य, ठीक है, दीवारी या पाईदंडा देवी नृत्य, ठीक, धुरिया, सौराय, सोहरा, लठभरवा या ख्याल नृत्य। ठीक है, ये सारे के सारे किस क्षेत्र के, बुंदेलखंड क्षेत्र के। ठीक है, एक बार और देख, ख्याल नृत्य, लठ मार नृत्य, सौरा या सोहरा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, दीवारी या पाईदंडा नृत्य, राई नृत्य, दीप नृत्य, कनारा नृत्य, बहेड़ी नृत्य, कार्तिक नृत्य और घोड़वा नृत्य, ये सब के सब बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के नृत्य हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्वांचल के कुछ नृत्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। धोबिया नृत्य, ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्रों में बहुत फेमस है। धोबी समुदाय के पुरुषों के द्वारा, ठीक है, नृत्य, एक नर्तक, ठीक है, एक नर्तक होगा, धोबी का और दूसरा गधे का अभिनय करता है। मतलब जो धोबिया नृत्य होगा पूर्वांचल क्षेत्रों में इस नृत्य का प्रचलन है। दो लोग, एक लोग गधे के रूप में अपना वेश धारण करके और एक जो है कि नर्तक का रूप धारण करके ये दोनों इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। कठघोड़वा नृत्य, ठीक है, अभी ऊपर घोड़ा नृत्य देखे थे ना बुंदेलखंड क्षेत्र में, मतलब इसमें भी एक घोड़े तरह घोड़े के जैसे उसमें होता ना कि उसको घोड़े को नचाना या उस तरह का परफॉर्म करना लोग करते हैं। ठीक है, घोड़वा नृत्य था, एक कठघोड़वा नृत्य है। ठीक है, उसमें भी नहीं तो लोग काट के घोड़े वगैरह का भी पहन करके उसको अपने हाव भाव को प्रदर्शित करते हैं उसमें। कठघोड़वा नृत्य में नर्तक लकड़ी के घोड़े पर, ठीक है, बैठ करके एक नृत्य करता है। लकड़ी के घोड़े पर बैठ करके नहीं, मतलब लकड़ी का घोड़ा एक ऐसे बांस का बना लिया जाता है और उसको कपड़ा में फंदा लगा करके उसको अपने शरीर में लोग पहन लेते हैं, फिर नृत्य करते हैं। धीवर नृत्य, ये कहार जाति के लोगों के द्वारा मांगलिक अवसर पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मांगलिक अवसर पर जब होता है उसमें कोई जब लड़का लड़की पैदा होते हैं तो कई लड़के होते हैं कुछ मांगलिक में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उस समय जो धीवर जाति यानी कहार जाति के लोग होते हैं, ठीक है, धीवर का मतलब मछुआरा होता है, ठीक है, यहाँ पे वो मतलब नहीं है। धीवर नृत्य जो है कि कहार जाति के द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। नटवरी नृत्य सारे पूर्वांचल के क्षेत्र के दिख रहे हैं। ठीक है, कठघोड़वा नृत्य, धीवर नृत्य और नटवरी नृत्य। श्री कृष्ण की प्रशंसा में अहिर जाति के लोग इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कौन सा नृत्य, जो नटवरी नृत्य है, श्री कृष्ण की प्रशंसा में लोग धीवर नृत्य करते हैं पूर्वांचल क्षेत्रों में, यानी पूर्वांचल क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र बोलते हैं गोरखपुर, देवरिया, बलिया, ठीक है, ये सब क्षेत्र। नटुआ या नकटूरा, सॉरी, नटुआ या नकटुरा नृत्य शादी के अवसर पर बारात चले जाने के बाद वर पक्ष की महिलाएं, ठीक है, पुरुष का वेश धारण करके करती हैं। ठीक है, नटुआ नृत्य या नकटूरा नृत्य जब सब पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित है, जब किसी लड़के की शादी होती है, जब सभी लोग गांव के अधिकतर पुरुष बारात लेकर के चले जाते हैं तो उस गांव में जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, एक अपने आप में मनोरंजन करने के लिए पुरुष का वेश धारण करके वो लोग नृत्य करती हैं। चौरसिया नृत्य,
जौनपुर के कहार जातियों के द्वारा इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, नाम है देखिए चौरसिया नृत्य। अब ये चौरसिया नृत्य से ये मत सोचने लगे कि पंडित जी लोग करेंगे। ठीक है, नाम तो है चौरसिया नृत्य, लेकिन जौनपुर में कहार जाति के लोग हैं इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। दादरा नृत्य, इसमें जो है कि ओठ हिला करके ठीक है नृत्य किया जाता है। दादरा नृत्य जो कि इसमें ओठों के माध्यम से हाव भाव को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। अवध क्षेत्र के कुछ नृत्य के बारे में देख लीजिए। जोगिनी नृत्य, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए ऊपर से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र में जो आप नृत्य देखे थे, एक धोबिया था, दूसरा कटकोल। देखिए ये बहुत नृत्य के जो आपको मतलब किस में किस तरह का हाव भाव प्रदर्शित करना रहता है, ये सब मेंस के टॉपिक में है। जब मेंस का टॉपिक लिखने के लिए आता है तो आपसे पूछ देगा जो घोड़वा नृत्य है उस नृत्य की विशेषता क्या है। ठीक है, तो उस नृत्य की विशेषता लिखने के लिए आपको पहले तो ये जानना होगा वो किस क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है, और इस नृत्य को परफॉर्म करने का उनकी अपनी मान्यता परंपराएं क्या हैं, इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं उनके परिधान कैसे होते हैं। ठीक है, उनके शरीर का हाव भाव कैसे होता है, ऐसे करके मैक्सिमम आप 150 से 200 शब्दों में लिखना रहता है। इस तरह के आप मान लीजिए कुछ उस नृत्य के बारे में लिख दिए, कुछ उसके आर्थिक पक्ष, कुछ सामाजिक पक्ष लिख देंगे, और कुछ अगर उनमें किसी लोगों का नाम आप जानते हैं तो नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये लगभग 150-200 के करीब शब्द हो जाते हैं। जो प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन पूछता है बस नाम दे देगा, कठोरा नृत्य किस जाति के द्वारा या किस क्षेत्र में इस नृत्य का परफॉर्म किया जाता है, मतलब इस नृत्य का लोग प्रदर्शन करते हैं। हाँ, यानी ये धोबिया नृत्य, कटघोड़वा नृत्य, धीवर नृत्य, नटवरी नृत्य, ठीक है, नटुआ या नटुरा नृत्य, चौरसिया नृत्य और दादरा नृत्य किस क्षेत्र के हैं, सबके सभी पूर्वांचल वाले हैं। यानी पूर्वांचल क्षेत्र में इस नृत्य का प्रदर्शन यानी आयोजन किया जाता है। अवध क्षेत्र के कुछ नृत्य के बारे में देखिए। जोगिनी नृत्य, ठीक है, डेडिया नृत्य और कालाबाजी नृत्य। डोडिया नृत्य के बारे में, यह रामनवमी के अवसर पर पुरुष समुदाय के द्वारा महिला का वेश धारण करके किया जाता है। ठीक है, अभी रामनवमी इसमें चल भी रहा है। ठीक, जोगिया नृत्य जो है कि अवध वाले क्षेत्र में, ठीक है, अवध बोले तो लखनऊ के आसपास वाला जो भी क्षेत्र है, रामनवमी के अवसर पर पुरुष समुदाय के द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके जोगिया नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ढोडिया नृत्य भगवान राम के वन से वापस आने के खुशी में डोडिया नृत्य का परफॉर्म किया जाता है, मतलब प्रदर्शन किया जाता है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, कालाबाजी नृत्य, कलाबाजी नृत्य में देखिए इसमें पूरा लिखा नहीं। इस नृत्य में क्या होता है कि लोग एक तरह से कलाबाजी करते हैं कि हवा में कई तरह से कलाबाजी या खाना हवा में अपने शरीर को कई तरह से उसमें गोल गोल घूमना, इस तरह का नृत्य होता है इसमें। जैसे कि आप देखे होंगे ना, गांव में एक समुदाय आता है जो धोती कुर्ता पहन करके नाचता है। ठीक है, उस तरह का इसमें परफॉर्म किया जाता है कलाबाजी नृत्य में, मतलब हवा में कई तरह से कला दिखाना, अपनी कला का प्रदर्शन करना, उछल कूद मचाना। मिर्जापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र के जो कुछ लोक नृत्य हैं उनके बारे में देखिए। कर्मा नृत्य सोनभद्र में गौड़, बैगा, खरवार और जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सोनभद्र की जनजाति के बारे में हम लोग एक वीडियो है इसके पहले देखिए, उसमें जनजाति के बारे में पूरा डिटेल पढ़े हैं कि कौन किस क्षेत्र में जनजाति निवास करती है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं जनजाति से संबंधित तो वो वीडियो जा करके देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। कर्मा नृत्य सोनभद्र में गोंड, बैगा या खरवार जनजाति के लोगों के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक है, ठड़िया नृत्य, ठीक है, ठड़िया नृत्य, इस नृत्य में राम इस नृत्य के द्वारा सरस्वती के आमंत्रित करते हुए, मतलब इस नृत्य में क्या करते हैं, ठड़िया नृत्य में लोग सरस्वती को आमंत्रित करते हुए संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए करते हैं। जो ठड़िया नृत्य है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा नृत्य है, ठीक है, एक थोड़ा सा अनोखा है किस क्षेत्र का, अवधि क्षेत्र का ठड़िया नृत्य है, जिसमें लोग जो है कि सरस्वती देवी का आमंत्रित करते हैं और किसके लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, आप ये बहुत अजूबा आपको लग रहा होगा कि लोग हम सरस्वती के देखिए जो देवता जिस क्षेत्र का प्रधान होता है उसी से वो क्षेत्र मानने, उस विषय वस्तु का या उस चीज़ को मांगने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर सरस्वती देवी हैं, आप उनसे किसी से पुत्र मांगने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप पुत्र मांगने के लिए उनका स्तुति कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो ज्ञान की देवी हैं, उनसे लोग आप ज्ञान मांगेंगे, विद्या मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये लोग हैं, ठीक है, इस नृत्य के माध्यम से, ठड़िया नृत्य के माध्यम से अवध वाले क्षेत्र में सरस्वती का आह्वान करते हैं और उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चौलर नृत्य, अच्छी फसल एवं वर्षा प्राप्ति के लिए चौलर नृत्य का परफॉर्म किया जाता है।
अवध वाले क्षेत्रों में। कजरी नृत्य, सॉरी ये अवध नहीं, मैं गलत बोल दिया। डडिया और चौलर, ठीक है, कजरी, ये सब बुंदेलखंड उसके मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्रों में है, ठीक है, मिर्ज़ा और सोनभद्र वाले क्षेत्रों में है, ठीक है। देखिए कर्मा, डडिया, चौलर और कजरी ये सब मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में है। कजरी नृत्य जो है कि यह नृत्य मानसून के शुरुआत में, ठीक है, मानसून के शुरुआत से पहले किए जाते हैं और इसका जन्म मिर्ज़ापुर में हुआ। ठीक, कजरी नृत्य कई बार पूछा गया, ठीक है, इसको आपको इम्पोर्टेंट वैसे याद भी होगा आपको क्योंकि ये कई जगह कई बार पूछा गया है। कजरी नृत्य, ठीक है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में परफॉर्म किया जाता है। कजरी नृत्य मतलब बुंदेलखंड, सॉरी, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्रों में कर्मा, डडिया, चौलर और कजरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, अन्य नृत्य जो कि छपेली है, ठीक है, और छोलिया है। छपेली और छोलिया ये भी उसी वाले, कुछ बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में भी छपेली और छोलिया किया जाता है और कुछ इसमें सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संगीत घराने हैं, ठीक है, उस घराने के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने, चूँकि यह है बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन कोशिश करते हैं कि हो सकता है आज खत्म हो जाए, नहीं तो अगले वीडियो में खत्म करेंगे इसको। आइए, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संगीत घराने हैं उनके बारे में देखिए, जैसे कि आगरा घराना, ठीक है, आगरा घराना मुगलकालीन संगीत का। आगरा घराने के बारे में हम देखिए, चूँकि घराना तो बहुत सारे हैं, घराने कहने का मतलब है कि एक लोगों का ऐसा समुदाय जहाँ एक विशेष प्रकार का, ठीक है, एक विशेष प्रकार के संगीत में ये लोग पारंगत हैं, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि संगीत घराना इसके लिए फेमस है, कहने का मतलब ये है कि आगरा घराना, आगरा में ये नहीं कि एक ही घर के सभी लोग हैं, ठीक है। आगरा घराना कहने का मतलब हुआ कि आगरा में रहने वाले जो भी लोग हैं, ठीक है, एक विशेष तरह का कोई गान को परफॉर्म करते हैं, विशेष तरह का गायन परंपरा को अपनाते हैं, उसमें वो लोग कुशल हुए हैं, ठीक है। तो ये कहेंगे ये लोग आगरा के लोग हैं, तो ठीक है, ये तो नहीं कहेंगे आगरा के लोग संगीतकार हैं, नहीं, आगरा घराने के लोग इस संगीत में पारंगत हैं। बनारस घराने के लोग या बनारस के लोग इस संगीत में पारंगत हैं, ठीक है, इसीलिए ये परंपरा रूप में चलते आए, लोग घराना कहने लगे। संगीत घराना, आगरा घराना, भिंडी घराना, ठीक है, जौनपुर घराना, इस तरह के कई सारे घराने हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण घराने हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। पहले आगरा घराने के बारे में देखते हैं। करके आगरा घराना मुगलकालीन संगीत का सबसे बड़ा घराना है। इस घराने के गायकों में जो पंडित विश्वंभर दीन फैयाज खां, ठीक है, फैयाज का, अता हुसैन खां, बबुआ बाखले, एस रात जनकर, ठीक है, दिलीप चंद्र वेदी, स्वामी वल्लभ दास और मदयपुर रामास्वामी आदि, ठीक है। इसमें बहुत लोग हैं क्योंकि सबका नाम आपको नहीं याद रखना, देखिए 3-4 लोगों का नाम याद रखना है। एक है पंडित विश्वंभर दीन, ठीक है, दूसरा फैयाज खां का नाम पूछा जाता है बार बार, अता हुसैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अभी पूछा नहीं गया, लेकिन जो पंडित विश्वंभर दीन और फैयाज खां ये दोनों लोग इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं बार बार। स्वामी वल्लभ दास का एक बार आप नाम याद रखिएगा, अभी तक ये पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनमें जो ख्याल, ध्रुपद, धमार गायन की परंपरा थी, मतलब जो आगरा घराने के लोग हैं वो घराने के लोग जो हैं कि ख्याल हो गया, ध्रुपद हो गया, धमार हो गया और गायन हो गया, इस परंपरा में ये लोग पारंगत हैं। इस घराने का जो संस्थापक संगीतज्ञ हाजिल सुजान खां थे, ठीक है। कहने का मतलब है, देखिए कोई एक शिष्य हुए, कोई एक गुरु हुए, ठीक है, कोई एक व्यक्ति हुआ, किसी एक विशेष प्रकार के संगीत में बहुत पारंगत हासिल कर लिया, तो उसके जितने शिष्य होंगे, ठीक है, वो उनके जितने भी उन गुरु के जितने भी शिष्य होंगे वो लोग भी उसी तरह के संगीत में, क्योंकि भाई अपने गुरु से के पास जो जाएगा, जो उनके पास गुण होगा, जो उनके पास कला होगा, वही तो सीख करके आएगा। तो उनके जो भी शिष्य होंगे, ठीक है, उस कला को सीख करके आएंगे और जहाँ जहाँ पे जाएंगे उस चीज़ को फैलाएंगे, ठीक है। तो इससे हुआ कि वो गुरु का निवास स्थान और गुरु जिस क्षेत्र में रहते थे, जहाँ पे रहते थे, उसी के नाम पर उस घराने का नाम विकसित हो गया, ठीक है। जैसे इसमें ये कह रहा है कि जो ख्याल, ध्रुपद, धमार, इसमें ये लोग फेमस थे। कौन? आगरा घराने के जो लोग थे। इस घराने के संस्थापक जो है कि हाजी सुल्तान खां थे, मतलब कहने का जो हाजी सुल्तान खां थे, एक विशेष कर जो कि ख्याल हो गया, ध्रुपद हो गया, धमार हो गया, इसमें पारंगत हुए। हाँ, इनके शिष्य जो लोग थे वो भी इसमें पारंगत हुए और इस ज्ञान को, इस कला को आगे की तरफ फैलाए ये, ठीक है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किए और अभी तक संजोए आता रहा है।
तो इन्हीं के नाम पर के इन्हीं के जो निवास स्थान या जो जहाँ पे थे उसी के नाम पे इस घराने का नाम जो है कि आगरा घराना कर दिया गया करके, जिसके लिए बादशाह अकबर के द्वारा दीप ज्योति की उपाधि दी गई थी। किनको दीप ज्योति की उपाधि दी गई थी? संगीतज्ञ हाजी सुल्तान को, ठीक है, हाजी सुजान खां, इनका जो नाम है हाजी सुजान, ठीक है, हाजी सुजान खां, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि हाजी सुजान खां जो है कि किससे संबंधित है, तो हाजी सुजान खां आगरा घराने से संबंधित है। ख्याल हो गया, द्रुपद हो गया, धमार हो गया, इन गायन में, ठीक है, वो परंपरा हासिल की, मतलब इन परंपरागत गान में उनको जो है कि विशेषज्ञता हासिल थी, और इसी विशेषज्ञता के आधार पर जो कि आगरा का नाम जो कि आगरा घराने, मतलब इनके जो शिष्य थे, ठीक है, वो सब के नाम भी आगरा घराना नाम पड़ा। किराना घराना देखिए करके, इस घराने की जो प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता हो कि ख्याल गायकी के लिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक ख्याल गायकी आगरा में होगा तो दूसरी जगह नहीं होगा, और जगह भी होगा, ठीक है। जो किराना घराना है, किराना घराने की जो प्रसिद्धि है वो ख्याल गायकी से है करके प्रसिद्ध बीनकार एवं ध्रुपद गायक, ठीक है, उस्ताद बंदे अली खां ने इस घराने की शुरुआत की थी, ठीक है। जो आप वहाँ पे देखे थे कि हाजी सुजान खां, ठीक है, जो आगरा घराने में सबसे प्रसिद्ध थे हाजी सुजान खां थे, लेकिन यहाँ पे जो प्रसिद्ध हैं लोग किराना घराने में बिनकार एवं ध्रुपद गायक, मतलब ध्रुपद गायन के ये फेमस थे उस्ताद बंदे अली खां, ठीक है। उस्ताद बंदे अली खां का नाम याद रखिएगा, इनको पूछा गया। उस्ताद बंदे अली खां जो है कि किराना घराने से संबंधित थे, अब विशेष करके वो ख्याल गायकी में इनको महारत हासिल था, ठीक है। परंतु इस घराने का दर्जा, ठीक है, शामली जिले के कैराना नामक स्थान में जन्मे एक अब्दुल करीम खां और अब्दुल शहीद खान ने दिलाया था। मतलब इस घराने को जो विशेष पहचान दिया गया किराने घराने को, वो करीम खान और अब्दुल वहीद खान के नाम पर दिया गया। किराना घराना की गंगूबाई हंगल, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, इनको पूछा गया, आप ध्यान रखिएगा। गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है? तो ये किराना घराने से, ठीक है, किराना घराने से गंगुल हंगल का संबंध है, ठीक है। हंगूबाई हंगल, ठीक है, गंगू बाई हंगल का संबंध किराना घराने से 2002 में पद्म पुरस्कार दिया गया था गंगूबाई हंगल को। गंगूबाई हंगल किराना घराना, इस घराने के जो प्रमुख संगीतकार थे स्वामी गंधर्व भीमसेन जोशी को तो आप जानते होंगे। भीमसेन जोशी को कई बार पूछा गया किस घराने से संबंधित थे, तब भीमसेन जोशी जो है कि किराना घराने से संबंधित है, मतलब किराना घराने के एक प्रसिद्ध आइकन के तौर पर उभरे थे भीमसेन जोशी अपने समय। काले खां, सुरेश, गन्ने खां, प्रभा अत्रे आदि इस घराने के प्रमुख हैं, ठीक है। काले खां, सुरेश खां, ठीक है, ये भीमसेन जोशी को तो आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि भीमसेन जोशी कई जगह पूछे गए हैं। काले खां, ठीक है, इनके भाई एक काले खां के एक भाई थे नन्नू खां, ठीक है, इसमें नहीं लिखा है, नन्नू खां भी इन्हीं से संबंधित थे। सुरेश गन्ने और प्रभात अत्रे। अतरौली घराने के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अलीगढ़ जिले में स्थित जो अतरौली कस्बा है, ठीक है, कि अनेक संगीतकारों के लिए प्रसिद्ध है। जो अतरौली घराना है वो अलीगढ़ जिले में स्थित एक घराना है, ठीक है, मतलब अलीगढ़ घराने की एक समुदाय है जो अनेक संगीतकारों के लिए प्रसिद्ध है। अतरौली घराना में अनेक संगीतकार हुए हैं। इस घराने के जो संगीतज्ञ ध्रुपद के साथ जो कि ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। जो अतरौली घराना, इस घराने में जो भी गायक हुए वो ध्रुपद गायन के साथ साथ ख्याल गायन को भी परफॉर्म करते थे, मतलब उसमें इनको परफॉर्मेंस विशेषज्ञता हासिल थी या पारंगत थे। इस घराने के जो संस्थापक थे जूनागढ़ रियासत से संबंध रखने वाले दो भाई काले खां और चाँद खां, ठीक है, काले खां वहाँ पे भी थे, काले खां यहाँ पर भी, ठीक है। काले खां और चाँद खां, ठीक है, किससे संबंधित है ये लोग? अतरौली घराने से। अतरौली घराना कहाँ पे? लखनऊ में, सॉरी अलीगढ़ में है। हुसैन खां, छज्जू खां, ठीक है, खैराती खां अतरौली घराने से संबंधित थे, ठीक है। हुसैन खां, छज्जू खां और अतरौली घराना, ठीक है। ये जो सारा का सारा टॉपिक है ना, एक बार हम लोग ब्रीफ करेंगे, ठीक है। अभी तो ऐसे पढ़ रहे हैं, अभी जब चैप्टर वाइज इसको सारा प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी और आपको याद हो जाएगा। अभी बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे घराने हैं और सबका नाम कैसे याद रखें। कम से कम एटलीस्ट पहली बार आप देखें तो घराने और कुछ लोगों का नाम तो याद रख ही सकते हैं। रामपुर घराना करके सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ आचार्य बृहस्पति के अनुसार इस घराने का जो संस्थापक, ठीक है, संस्थापक नियामत खां थे, ठीक है। इस घराने के संस्थापक, रामपुर घराने के संस्थापक कौन थे? नियामत खां थे, सॉरी, रामपुर घराने के संस्थापक कौन थे? नियामत खां थे। करके इस घराने को रामपुर के शाही दरबार
का संरक्षण प्राप्त था। जो रामपुर का शाही दरबार था उस घराने को संरक्षण देने वाले शाही दरबार के लोग थे। सितार वादक पंडित रविशंकर रामपुर घराने से संबंधित थे। इनको तो आप भूल नहीं सकते हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित थे? रामपुर घराने से। रामपुर घराने के जो प्रमुख संगीतज्ञ थे उस्ताद वजीर खां, ठीक है, उस्ताद नजीर खां, ठीक है, उस्ताद बहादुर हुसैन खां प्रमुख हैं। बनारस घराने के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बनारस घराना प्रसिद्ध है। काशी, ठीक है, यानी वाराणसी, ठीक है, वाराणसी हम अभी ज्योग्राफी पढ़े थे तो उसमें आपसे मैं बताया था कि एक वरुणा, ठीक है, और 80, ठीक है, वरुणा और 80 दो नदियाँ, ठीक है, ये दोनों नदियाँ कहाँ से? मैदानी क्षेत्रों से निकलती हैं, ठीक है, उत्तर की तरफ से, गंगा के उत्तर से, ठीक है, मतलब हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहाँ से मैदानी क्षेत्र से ये नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। मैदानी क्षेत्र से निकलने के बाद जो है कि ये आकर के दोनों बनारस में गंगा में मिल जाती हैं और इन्हीं दो नदियों के नाम पर बरुड़ा और 80 के नाम पर बनारस का नाम वाराणसी पड़ा है, ठीक है। आइए थोड़ा सा चीज़ें हट करके होंगी। वाराणसी यानी राजा काशीराज, ठीक है, वाराणसी यानी, ठीक है, राजा काशीराज के कई प्रसिद्ध संगीतज्ञों ने आश्रय दिया था। इन्होंने बनारस घराने का विकसित किया। जो राजा काशीराज थे इन्होंने बनारस घराने को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। घराना गायन, वादन, नृत्य तीनों ख्याल के लिए प्राप्ति है, ठीक है, मतलब ख्याति प्राप्त है। जो बनारस घराना था, देखिए अभी तक जो भी हम घराने देखे वो किसी विशेष या तो संगीतज्ञ थे, ठीक है, अब वो संगीत 2-3 प्रकार के थे। लेकिन जो आपका एक बनारस घराना है या ऐसा घराना है जो गायन, ठीक है, गायन, वादन, ठीक है, और नृत्य, ये तीनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गायन, वादन और नृत्य, ठीक है। वादन का मतलब जो किसी एक विशेष प्रकार के संगीत बजाना, ठीक है, उसको वादन का, जैसे कोई बीड़ा बजा रहा है, ठीक है, तो बीड़ा बजाना बीड़ा वादन कहते हैं, ठीक है। जो भी कोई यंत्र बजाता है जिसे बीड़ी क्या कहते हैं, शहनाई वगैरह कोई बजाते हैं, शहनाई वादन, ठीक है। गायन अलग चीज़ होगी, ठीक है, और वादन अलग। वादन में मतलब आपको कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है, बजा करके परफॉर्म करते हैं। यह घराना जो कि मुगल प्रभाव से दूर रहा है, ठीक है। कौन सा? बनारस घराना आपसे पूछेगा कि वो मुगल प्रभाव से दूर रहा है। इसके संगीतज्ञों ने हमेशा हिंदू घराने के साथ ही काम करने का मौका मिला है। बनारस घराना एक ऐसा घराना है जो हमेशा हिंदू संगीतज्ञों के साथ ही इनको काम करने का मौका मिला है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का नाम आपको नहीं भूलना है। गिरजा देवी का संबंध जो कि बनारस घराने से है। इस घराने के जो अधिकांश गायक व गायिकाएं चारों पट की, ठीक है, गायकी यानी ख्याल के साथ साथ मरी टम्पा, ठीक है, ठुमरी ठप्पा होगा, ये मरी टम्पा लिखा, ठुमरी ठप्पा, कजरी, चतुर्वेदी, चरवेदी, ठीक, कजरी, चरवेदी, भजन, गजल और ध्रुपद धमार के गायन में पारंगत रहे हैं। परंतु इस घराने में ठुमरी को अधिक प्रसिद्धि मिली है, ठीक। बनारस घराने में सबको प्रसिद्धि तो मिली है लेकिन ठुमरी को विशेष रूप से प्रसिद्धि मिली है। इस घराने के जो प्रमुख संगीतज्ञों में थे ठाकुर दयाल मिश्रा, याद रखिएगा, ठाकुर दयाल मिश्र, पंडित दिल राम मिश्र, राम सेवक मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, शिवदास प्रयाग जी, ठीक है, शिवदास प्रयाग जी इनका पूरा नाम है। गिरजा देवी को याद रखिए, पूछा गया है। और बख्तावर मिश्र। सहारनपुर घराने के बारे में देखिए, सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा इस घराने का आरंभ माना जाता है। मतलब एक सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा से, ठीक है, सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा से सहारनपुर घराने का आरंभ शुरुआत माना जाता है। निर्मोल शाह को, ठीक है, निर्मोल शाह को ध्रुपद के चारों वाणियों ख्याल, अंग, वीणा, ठीक है, ख्याल हो गया, अंग हो गया, वीणा हो गया और वादन हो गया में भी निपुण थे, ठीक है। जो निर्मोल शाह थे, ठीक है, ध्रुपद के 4 अंग थे, ठीक है, वानियल, ख्याल, अंग व वीणा वादन में ये निपुण थे। कौन? निर्मोल शाह। इस घराने में के जो संगीतज्ञों में, ठीक है, इस घराने के संगीतज्ञों में रहीमुद्दीन खां, नसीर मोइनुद्दीन डागर, नसीर वंदे अली खां, बहराम खां और आदि प्रमुख हैं। फतेहपुर घराना
ठीक है। फतेहपुर चिकरी घराना है, पूरा नाम इसका फतेहपुर चिकरी घराना। मुगल बादशाह जहांगीर के काल में दो भाई हो, ठीक है, जन्नू खां, ठीक है, जन्नू खां या नन्नू खां, ठीक है, कहीं इनको नन्नू खां लिखता है, जन्नू खां जोरावर खां, ठीक है, जन्नू खां जोरावर खां से इस घराने की शुरुआत मानी जाती है। जो फतेहपुर चिकरी घराना है, उस फतेहपुर चिकरी घराने की शुरुआत जो है कि जन्नू खां और जोरावर खां दो भाइयों से माना जाता है। इस किसके समय? जहांगीर के काल में, ठीक है। फतेहपुर चिकरी घराने को प्रसिद्धि मिली थी जहांगीर के समय। इस घराने के जो गायक ध्रुपद और ख्याल गायन करते थे, ठीक है, जो इस घराने में फतेहपुर चिकरी घराने में ध्रुपद और ख्याल गायन करते थे। इस घराने के जो प्रमुख संगीतज्ञ थे दुल्हे खां, ठीक है, घसीट खां और छोटे खां, गुलाम रसूल खां, ठीक है, मदार खां और सैयद खां, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि इस जो भी घराने में पड़े अधिकतर मुस्लिमों का नाम है। देखिए अधिकतर जो भी संगीत घराने विकसित हुए हैं ना उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, वो मध्यकाल में ही विकसित हुए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन लोगों का अधिक नाम आ रहा है। लखनऊ घराना के बारे में देखते हैं। अवध की राजधानी लखनऊ में विकसित हुआ था, ठीक है, यह मतलब लखनऊ में विकसित हुआ था। ख्याल तथा ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। जो लखनऊ घराना है आपका ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। नवाब वाजिद अली शाह संगीत व कला प्रेमी थे। उनके शासनकाल में अवध की, ठीक है, मतलब अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, मतलब अवध के जो अंतिम नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, उनके समय जो कि लखनऊ घराना था वो पूरी तरह से विकसित होता है। इसमें ध्रुपद, ठीक है, ध्रुपद गायन और ख्याल गायन दो के लिए प्रसिद्धि मिली है इस घराने को, किसको? लखनऊ घराने को, ठीक है। मतलब जो वाजिद अली का काल था, ठीक है, वो काल स्वर्ण युग माना जाता है किसके लिए? ठीक है, संगीतज्ञ और कला प्रेमियों के लिए। मतलब इनको बहुत अच्छा ये लोग मान सम्मान करते थे, इनको एक अच्छी प्रसिद्धि मिली हुई थी नवाब वाजिद अली शाह के समय। इनके दरबार में, मतलब इसके दरबार में ठुमरी एवं भाव का प्रमुखता था, ठीक है, ठुमरी एवं भाव का प्रचलन था। ठुमरी एवं भाव का प्रचलन था। लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह मुर्शीद कुली खां को माना जाता है, ठीक है। लखनऊ घराने का जो पितामह थे कौन थे? मुर्शीद कुली खां को लखनऊ घराने का पितामह माना जाता है। लखनऊ घराने में बेगम अख्तर गजल, गुलाम नबी, सौरी टप्पा, ठीक है, सौरी टप्पा शैली से संबंधित है। जो लखनऊ घराना था, ठीक है, बेगम अख्तर गजल और गुलाम नबी सौरी टप्पा शैली से संबंधित था। प्रसिद्ध पखावज वाद कोदऊ सिंह, ठीक है, और अयोध्या प्रसाद पंडित सखाराम सखाराम आदि से संबंधित है। इन लोगों का नाम याद रखिएगा। जो लखनऊ घराने से सबसे जो प्रसिद्धि मिली थी, ठीक, इन लोगों के समय लखनऊ घराना अपने चरम सीमा पर था। किनके समय? पंडित जो पखावज वादक थे कोदऊ सिंह, कोदऊ सिंह को हमेशा पूछिएगा। कोदऊ सिंह से ये पूछ देता है कि वो क्या बजाते थे, क्या करते थे, ठीक है, ये पखावज बजाते थे, ठीक, पखावज वादक थे कोदऊ सिंह, लखनऊ घराने से संबंधित है। अयोध्या प्रसाद और सखाराम, ठीक है। सादिक अली खां इस घराने के एक प्रसिद्ध वीणा वादक थे। किस घराने से? सादिक अली खां थे, लखनऊ घराने से, ठीक है। अली खां इस घराने के प्रसिद्ध एक सारंग वाद्य थे, ठीक, सारंगी वादक, ठीक है। सारंगी वादक मतलब सारंग बजाने में कोई वाद्य यंत्र को बजा रहा है, ठीक है, उसको विशेष करके वादक कहा जाता है। मतलब सारंगी वादक कौन थे? आपका अली खां थे, ठीक है, और सादिक अली का वीणा वादक थे। लखनऊ घराने से संबंधित है ये लोग। इलाहाबाद या प्रयागराज घराना के बारे में देखिए। प्रयागराज की जो संगीत समिति देश की एक प्रमुख संस्था मानी जाती है। प्रयागराज की संगीत समिति है देश की एक प्रमुख संस्था मानी जाती है, ठीक है। विख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, रघुनाथ शंकर का संबंध प्रयाग घराने से संबंधित है, ठीक है। विख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे? प्रयागराज घराने से संबंधित है। इस घराने के प्रसिद्ध गायक केसर बाई, ठीक है, जानकी बाई और छप्पन छुरी कृष्णा देवी, ठीक है, मुनीर खातून आदि हैं। इस घराने की जो सबसे प्रसिद्ध गायकी जो प्रसिद्धि मिली थी इन दोनों लोगों की वजह से मिली थी। गायिका जो कि केसर बाई, जानकी बाई। जानकी बाई का कई बार पूछा गया कि छप्पन छुरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो जो जानकी बाई थी, ठीक है, प्रयागराज घराने से संबंधित है। फिर दूसरा एक कृष्णा बाई और मुनीर खातून इस घराने से संबंधित है। भिंडी बाजार घराना, यह घराना मुरादाबाद के छज्जू खां खारिम खां के द्वारा शुरुआत किया गया था। करके छज्जू खां और खारिम खां मुंबई के भिंडी, ठीक है, भिंडी बाजार में बस गए
और इस घराने की शुरुआत की। ठीक है, लता मंगेशकर ने इस घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, लता मंगेशकर का किस घराने से संबंध था? वो संबंध था यह है ये भिंडी बाजार घराना से, इतना याद रखिएगा ये। ठीक है, मुरादाबाद क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। छज्जू खां और वारिस खां इस घराने के प्रसिद्ध गायक थे। कानपुर घराना करे कि इसकी शुरुआत नियामत खां, कानपुर घराने की शुरुआत कौन करता है? नियामत खां ने किया था। इस घराने का जो प्रमुख गायक थे उस्ताद बहादुर खां, उस्ताद अमीर खां, वाजिर खां और नजीर खां। इनायत खां, इनायत खां को याद रखिएगा, इनायत खां पूछे गए हैं। किस घराने से संबंधित थे इनायत खां? आपके कानपुर घराने से। ठीक है, इनायत खां का संबंध कानपुर घराने से है। ठीक है, कानपुर घराने का से इनायत खां का संबंध था। इटावा घराना देख लीजिए। यह घराना अपने सितार व सुरबहार वादमे के लिए प्रसिद्ध है। सुरबहार सितार जैसे एक वाद्य यंत्र होता है, मतलब सितार जैसे सुरबहार एक सितार जैसे एक वाद्य यंत्र है। वहीद खां, विलायत खां इस घराने के एक प्रमुख सितार वादक थे। कौन थे? वहीद खां और विलायत खां का संबंध किससे है? कि आपका इटावा घराने से है। शाहजहांपुर घराना, घराना जो कि सरोद वादन, ठीक है, वादकों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उस्ताद कासिम अली, इनायत अली खां प्रमुख सरोद वादक थे। ठीक है, जो सहारनपुर घराना था उस घराने को प्रसिद्धि दिलाने का जो काम किए थे ये लोग उस्ताद कासिम अली खां, इनायत अली खां और एक प्रमुख सरोद वादक थे। अजरहा घराना के बारे में थोड़ा सा देख लें। ठीक है, करेक्ट, इस घराने की शुरुआत मेरठ से हुई है। इस घराने में गायन की 3 शैलियाँ के लिए जाना जाता है, करके नाथे खां, गुलाम हुसैन खां, गुलाम हैदर खां और अजनत हुसैन खां इस घराने के प्रमुख गायक थे। थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा सा जो कौन सा घराना किस क्षेत्र में है और कौन किससे संबंधित है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा इनके बारे में देख लीजिए इन लोगों को। किराना घराना के जो प्रमुख कलाकार थे, ठीक है, वो कौन सा किस घराने से कौन व्यक्ति विशेष करके वो संबंधित है और किस क्षेत्र में। देखिए ये ब्रीफ हो रहा है ना, ऊपर जितने हम चीज़ सारे घराने पढ़े हैं उस घराने का यहाँ पे एक ब्रीफ देख लीजिए। ठीक है, करें कि भीम सिंह जोशी जो ख्याल गायकी से संबंधित है, किराना घराने से संबंधित, और गंगूबाई हंगल। ठीक है, इन दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपसे ज़रूर टकरा जाएगा। भीम सिंह जोशी, ठीक है, ख्याल गायकी में इनको प्रसिद्धि मिला था। गंगूबाई हंगल, इनको भी ख्याल गायकी में प्रसिद्धि मिला था। और ये लोग दोनों कलाकार किराना घराने से संबंधित हैं। लखनऊ घराना, छंजू महाराज, ठीक है, सॉरी लच्छू महाराज। लखनऊ घराना में जो कि प्रसिद्धि दिलाने वाले, लखनऊ घराने को प्रसिद्धि दिलाने वाले जो लोग हैं वो छज्जू महाराज कथक नृत्य, बिरजू महाराज कथक नृत्य, इन दोनों लोगों को याद रखना, दोनों लोग पूछे गए हैं। बेगम अख्तर गजल गायिका से संबंधित है। पंडित सखाराम, ठीक है, पखावज वादक थे, इनको मैं बताया था, आपको याद रखना है, पंडित सखाराम। अयोध्या प्रसाद, ठीक, अयोध्या प्रसाद ये पखावज वादक के भी थे। सादिक अली ये सारंगी वादक थे। ठीक है, इन सबका आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ब्रीफ हो गया, आप आराम से याद हो जाएगा। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर, पंडित सखाराम और पंडित अयोध्या प्रसाद और सादिक अली, ठीक है, ये लोग सब लखनऊ घराने से संबंधित है। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। बेगम अख्तर ख्याल गायकी की हैं और पंडित सखाराम जो कि पखावज वादक, अयोध्या प्रसाद हरी भी पखावज वादक है और सादिक अली आपका सरोद वादक है। प्रयागराज घराने में जो है कि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, हरिप्रसाद चौरसिया पूछे गए हैं कई एग्जामों में। जानकी बाई जिनको छप्पन छुरी के नाम से जाना जाता है एक गायकी है, इनका संबंध प्रयागराज घराने से है। किराना घराना ये तबला वादक थे। ठीक है, विशेष करके जो सॉरी बनारस घराना है, ठीक है, इसमें किशन महाराज थे, वो तबला बजाते थे बनारस घराने में। करके बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, ये शहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खां को तो पूरे विश्व जानता है, आप भी जानते होंगे। ठीक है, आप क्यों नहीं जानते होंगे बिस्मिल्लाह घराने के बारे में, यदि आप थोड़ी सी भी तैयारी बेहतर तरीके से किए होंगे तो। ठीक है, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान और इनका संबंध बनारस घराने से संबंधित है। किशन महाराज जी तबला वादक थे, इनको भी पूछा गया है। राशन साधन, ठीक है, राजन साजन ये दोनों भाई थे। ठीक है, राजन और साजन मिश्र जो कि ध्रुपद धमार गायन में प्रसिद्धि थे, ये लोग बनारस घराने से। राजन और साजन मिश्रा को पूछा गया, राजन और साजन मिश्र ध्रुपद और धमार गायन में इनको प्रसिद्धि मिली थी और ये लोग बनारस घराने से संबंधित हैं। ज्वाला प्रसाद मिश्र जो है कि ये ध्रुपद और धमार में प्रसिद्धि है, इनको मिला हुआ है और ये बनारस घराने से। छज्जू मिश्र
ध्रुपद धमार से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार वादक से संबंधित है, बनारस घराने से हैं। रसूल बाई, ठीक है, छोटी मैना बड़ी मैना, ये आपको मतलब कैसे भी करके याद रख लेना है इन लोग, ठीक है, ये भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। रसूलबाई छोटी मैना बड़ी मैना ठुमरी और ठप्पा से संबंधित है, जो अक्सर इनको ये पूछ लेता है कि छोटी मैना बड़ी मैना किससे संबंधित है, ठीक है, ठुमरी और ठप्पा से संबंधित है। और इनका संबंध किससे? बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराने के कुछ और व्यक्ति जो इम्पोर्टेंट हैं, पागल दास, ठीक है, पखावज वादक थे, ठीक है, पागल दास पखावज वादक थे। नलिनी कमलिनी ये कथक नृत्य से संबंधित थी। नलिनी कमलिनी किससे संबंधित? कथक नृत्य से संबंधित है। मुश्ताक अली खां ये सितार वादक थे, ठीक है, मुश्ताक अली खां सितार वादक थे। देखिए उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर होगा, अगले बारे उसको वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से चीज़ें कनेक्ट होकर के दूसरे लाइन में चली जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा ही ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि 2 पेज है, नहीं तो 2 पेज के लिए कौन अगले फिर वीडियो बनाने जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। कल के उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग, ठीक है, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की स्थापना 1900, मतलब जो भी घराने वगैरह हम पढ़े हैं ना, उससे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग जो है की स्थापना 1957 ईस्वी में किया जाता है। प्राचीन भाषा साहित्य संवर्धन एवं संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश के ने प्रयास किया है, ठीक, उत्तर प्रदेश ने प्रयास किया है। संस्कृत पाली, मतलब ये जो संस्थान है उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग का स्थापना 1957 में किया जाता है। ये संस्कृत पाली प्राकृत भाषाओं के संरक्षण देने हेतु 31 दिसंबर 1976 ईस्वी को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किया गया, जो कि लखनऊ में। ये पूछा गया उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना 1976 में लखनऊ में किया जाता है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 30 नवंबर 1963 ईस्वी को लखनऊ में किया जाता है। अकादमी के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत एंड एकादांश कार्यरत है, ठीक है, अकादमी का इसके अंतर्गत जो कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत जो कार्य होंगे, अकादमी के जो कार्य होगा, ठीक है, सर्वेक्षण, सांस्कृतिक केंद्र और कथक केंद्र, मतलब इसके अंतर्गत जो भी संस्थाएं होंगी, एक जो देखिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है, इसके अंदर ये लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है, 1963 में स्थापित किया गया था। इस संस्था के अंतर्गत कोई 3 उप संस्थान है, एक अकादमी, एक सर्वेक्षण विभाग है, सांस्कृतिक विभाग है, मतलब सांस्कृतिक केंद्र, कथक केंद्र है, जहाँ पे इससे संबंधित समस्या को सॉल्व किया जाता है और इनको परिवर्धित और परिमार्जित करने का कार्य किया जाता है। यह संस्थान प्रदेश में नवोदित प्रतिभाशाली युवा कलाकारों का प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। संस्थान के द्वारा अभिलेख व अभिलेखागार, पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। राज्य ललित कला अकादमी, कई बार पूछा गया, 8 फरवरी 1962 ईस्वी को स्थापना किया जाता है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, ठीक है, लाल बारादरी, ठीक है, लाल बारादरी, ठीक है, लाल बारादरी भवन में है, ठीक है, लाल बारादरी भवन में ललित कला अकादमी है। इस भवन में सआदत अली खां से लेकर के वाजिद अली शाह तक के दरबार सजाते रहे हैं, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष जो इसके थे डॉक्टर संपूर्णानंद, उत्तर प्रदेश, ठीक है, एक्स सीएम रहे हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद करके उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे थे एक समय। अब भाई भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 ईस्वी में होता है, ये पूछा गया है। इसका जो पहले नाम था मॉरिस कॉलेज, ठीक है, मतलब मॉरिस कॉलेज ऑफ अवध एंड म्यूजिक, ठीक है, केसरबाग लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है। संस्थान जो है इसके जो संस्थापक थे भातखंडे संगीत संस्थान के देखिए पूछा गया है 1926। भातखंडे संगीत संस्थान के जो संस्थापक थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे थे, ठीक है। सहयोगी इनके जो थे राम उमानाथ वली, राय राधेश्याम नाथ वली। शास्त्रीय संगीत के विभिन्न विधाओं में शिक्षा केंद्र हेतु, ठीक है, जो शास्त्रीय संगीत है उसके विभिन्न विधाओं में शिक्षा देने के लिए भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 ईस्वी में, ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 1966 ईस्वी में नाम बदल करके भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय कर दिया, मतलब अब इसका नाम जो है कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय कर दिया गया है। भारत सरकार ने
24 अक्टूबर 2000 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है, मतलब दिया गया है, तथा नाम बदल करके भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया है। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 और 89 में स्थापना होता है। लखनऊ में सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में, ठीक है, लखनऊ में एक स्वायत्तशासी के निकाय के रूप में इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय कथक संस्थान का? राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घराने, ठीक है, मतलब विभिन्न घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण करना, ठीक है, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करना, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं कथक नृत्य का संवर्धन और, ठीक है, मतलब परिवर्धन और परिमार्जन करना, उसमें सुधार करना, ठीक है, और उसमें नए नए विधाओं को शामिल करना। अयोध्या शोध संस्थान 18 अगस्त 1986 ईस्वी को स्थापित किया जाता है। सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत ये आता है। अवध एवं अयोध्या की कला, लोक साहित्य, इतिहास की परंपरा की पांडुलिपि का समावेशन करना, ठीक है, पांडुलिपि मतलब जो हाथ से लिपि तैयार किया जाता है उसको पांडुलिपि कहा जाता है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान की स्थापना जो है कि 1996 ईस्वी में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान का स्थापना 1985 ईस्वी में। आचार्य देवेंद्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान सॉरी आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के नाम से सारनाथ वाराणसी में, ठीक है, सारनाथ वाराणसी में, ठीक है, ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान की स्थापना 1985 में किया गया था। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के नाम से है, कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। वर्ष 1990 ईस्वी में इस संस्थान को सारनाथ, ठीक है, लखनऊ में स्थानांतरित किया, मतलब सारनाथ से लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 1990 ईस्वी में। 2009 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कर दिया गया, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव का नाम वहाँ से हटा करके अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 31 जनवरी 1991 को लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 31 जनवरी 1991 को लखनऊ में स्थापित किया जाता है। राज्य संग्रहालय लखनऊ में 1863 ईस्वी में। राजकीय संग्रहालय की स्थापना मथुरा में जो कि 1874 ईस्वी में किया गया था। राजकीय संग्रहालय झांसी में है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया है। राजकीय संग्रहालय झांसी में जो कि 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में है। 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में स्थापित किया गया है। कब? 1988 ईस्वी में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में जो है कि आपका 1989 ईस्वी में, ठीक है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपको याद रखना है 1986 गोरखपुर में, और लोक कला संग्रहालय लखनऊ में 1989 ईस्वी में। जनपदी संग्रहालय सुल्तानपुर में 1989 ईस्वी में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में 1994 ईस्वी में, ठीक है। कुशीनगर को देवरिया से 1994 में ही काट करके अलग किया गया था, ठीक है। पहले देवरिया नाम से जिला था, बाद में 1994 में कुशीनगर को देवरिया से अलग कर दिया गया। राजकीय पुरातत्व संस्थान जो कि कन्नौज में 1976 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय ये कहाँ पे? मेरठ में है, 1977 ईस्वी में पूछा गया है। राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पर है? मेरठ में है, और मेरठ में है, और 1997 में इसकी स्थापना किया जाता है। राजकीय जैन संग्रहालय जो कि मथुरा में है, और 2003 में इसकी स्थापना किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो कि रामपुर में है, और 1998 ईस्वी में स्थापना किया जाता है। 1998 में इसकी भीमराव अंबेडकर संग्रहालय की स्थापना किया जाता है। कहाँ पे? रामपुर में। करके कालका बिंदादीन महाराज की ड्यूटी व कथक संग्रहालय लखनऊ में 2016 में स्थापित किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में 2018 में स्थापित किया जाता है। भारत कला भवन जो कि बेच्चू वाराणसी में 1920 ईस्वी में स्थापित होता है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरावा सिद्धार्थनगर में 2009 में स्थापित किया जाता है, ठीक है। बाल संग्रहालय कन्नौज में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में, और बाल संग्रहालय कन्नौज में, ये निर्माणाधीन है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।